जबलपुर के महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ यहाँ मौजूद हैं और दरअसल मुद्दा यह है कि जबलपुर सफ़रनामा में आज हमारे साथ में डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जी। डॉक्टर शिव कुमार तिवारी रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर में छठे दशक की शुरुआत में विद्यार्थी रहे और बाद में उन्होंने भूगोल विषय में स्नातकोत्तर डिग्री ली और रॉबर्टसन कॉलेज में ही वे भूगोल विभाग में व्याख्याता के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। बाद के वर्षों में वे भूगोल विभाग अध्यक्ष बने और उसके बाद 1996 के बाद वो 2003 तक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के आदिम जाति अध्ययन केंद्र के भी प्रभारी रहे और विभाग अध्यक्ष रहे। दरअसल डॉक्टर शिव कुमार तिवारी से आज हमारी बातचीत करने का जो मुख्य मुद्दा है वह यह है कि वे विख्यात व्यंग्यकार साहित्यकार हरिशंकर परसाई और जबलपुर के से जिनकी कीर्ति और प्रसिद्धि पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व तक फैली, आचार्य रजनीश, उन दोनों व्यक्तित्व के वे बहुत करीब रहे हैं। तो हम डॉक्टर शिव कुमार तिवारी से ये जानना चाहेंगे कि आपका हरिशंकर परसाई और आचार्य रजनीश से सर्वप्रथम परिचय किस रूप में? ये प्रश्न महत्वपूर्ण आज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम कितना भी ये कहना चाहें कि हमने परसाई जी को कब देखा या ओशो को पहली बार कब सुना, लेकिन होता ये है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद कुछ न कुछ हमारे मस्तिष्क में इनके प्रति जो भावना बन जाती है वो भी निश्चित रूप से जुड़ जाती है और उस जुड़ाव के साथ ही हम बोल पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो एक अनुभव हमारा वो होता है जब हमने उन्हें उस वक्त देखा था, उस वक्त वो क्या थे, उस वक्त हमारी जो समझ है उसका महत्व था। लेकिन आज जब हम उनके संबंध में बात करते हैं तब हमारी समझ भी थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो चुकी होती है और साथ ही साथ जिन व्यक्तित्वों के बारे में अपन बात कर रहे होते हैं उनका भी महत्व पहले से कई गुना बढ़ चुका होता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कोशिश ये करूंगा कि जहां तक हो मैंने जो देखा और जिस तरह देखा या जिस तरह हमने सुना उसको वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले हम लेना चाहेंगे ओशो को। उनके बारे में बतलाने के पहले एक चीज मैं आपको बतला देना चाहूंगा कि ओशो और परसाई जी में एक अंतर संबंध भी था जो कि बहुत कम लोग जानते हैं और वो अंतर संबंध परसाई, ओशो और मुझे भी जोड़ता है और वो अंतर संबंध इस प्रकार का है कि परसाई जी ओशो के शिक्षक थे, उसी तरह ओशो मेरे शिक्षक थे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान की परंपरा है उसमें मैं जो हूँ तीसरे पायदान पर उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। तीसरी पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी के पीढ़ी तो तीसरी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पीढ़ी हमारी और परसाई जी और ओशो की एक ही कही जाएगी, जो कि पीढ़ी का अर्थ ही माना जाता है मोटे तौर पर 25 वर्ष का स्पैन। और जिन दिनों की हम बात कर रहे हैं उन दिनों एक परिवार में जो सबसे पहला बच्चा हुआ करता था, बड़ा बच्चा, और जो सबसे छोटा बच्चा होता था उसके बीच में 17-18 साल 19 साल का फर्क बहुत मामूली बात थी। यदि उस दृष्टि से वे देखें तो 1924 में पैदा हुए परसाई जी मुझसे केवल 17 साल बड़े और ओशो या रजनीश जी मुझसे मात्र 10 साल बड़े हुए। उस जमाने की दृष्टि से यदि एक परिवार होता तो मैं उनके परिवार का एक ही हिस्सा होता। माने पीढ़ी का फर्क नहीं होता। आप तीनों समकालीन हैं इस रूप में हम कह सकते हैं। हम समकालीन ही कहना चाहेंगे जी। और उसके पीछे कारण भी है
कि हम उस हिंदुस्तान में की बात करना चाहते हैं, जब इनकी बात कर रहे हैं उस वक्त की, कि उस वक्त हिंदुस्तान एक खास किस्म का था जो अब नहीं। उस वक्त जो हिंदुस्तान था वो तीसरे वर्ल्ड का देश हुआ करता था। हालांकि परसाई जब पैदा हुए थे तब देश परतंत्र था, जब ओशो पैदा हुए तब भी देश परतंत्र था, और जब मैं पैदा हुआ तब भी परतंत्र था। जब परसाई जी का लेखन लोगों ने समझा तब देश स्वतंत्र हो चुका था। उसी तरीके से ओशो जब लोगों की समझ में आना प्रारंभ हुए तब देश स्वतंत्र था। और मेरे साथ भी यही है कि जब मैं इन दोनों के बीच संपर्क में आया तब मैं बहुत छोटा बच्चा नहीं रह गया था, बल्कि स्कूल पास होके कॉलेज के शिक्षा में पहुंच रहा था। और इस बीच में हमारी इन दोनों महापुरुषों से मुलाकात हुई, उनके दर्शन मैंने किए, उनसे सुना। तो पहले हम बात करेंगे ओशो की। हुआ यूं कि जब मैंने मैट्रिक पास की तब उन दिनों होता यही था कि स्कूल में भर्ती होने के लिए 3 छोटे फोटो लगाने पड़ते थे, जिन्हें पासपोर्ट फोटो कहा जाता था। वो जमाना दूसरा था, आज जैसा नहीं था कि आप अपना मोबाइल ले लें और फोटो 1 या 100 फोटो खींच लें। उस जमाने में आपको 3 फोटो खींच लेने के लिए बाकायदे स्टूडियो में जाना पड़ता था। और स्टूडियो में चूंकि जब दाखिला का मौसम हुआ करता था, अगस्त जुलाई का, तब उस वक्त भीड़ रहा करती थी। जो स्टूडियो के फोटोग्राफर थे वो तुरंत फोटो दे नहीं सकते थे, दूसरे दिन लिया करते थे। लेकिन भीड़ को क्या किया करते थे, जो ज़्यादा लोग पहुंच जाते थे उन्हें एक लाइन में बरामदे में बैठा दिया करते थे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो उस जमाने का जबलपुर का एक बड़ा प्रसिद्ध फोटो स्टूडियो हुआ करता था, जिसका नाम था कामे फोटो स्टूडियो। ये कामे फोटो स्टूडियो आधुनिक जो कमानियाँ हैं इसके पास ही हुआ करता था। इसके नीचे जो थी बहुत सारी तम्बाकू की दुकानें हुआ करती थी, और ये स्टूडियो जो है फर्स्ट फ्लोर में या ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाले हिस्से में हुआ करता था। उसमें एक बड़ा स्प्राउल्ड बड़ा सा एक इलाके क्षेत्र था उसके पास में, उसे उन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ था। जो पहला भाग था वो एक बरामदेनुमा था, जिसमें एक तरफ फोटो पानी में पड़ी रहती थी। उस जमाने में जो मेथड हुआ करती थी उसमें फोटो की धुलाई कहलाता था, धुलाई एक्सपोज किया जाता था, वो पड़ी रहती थी। लेकिन साथ ही साथ वो उस जमाने में फोटो स्टूडियो का वो इलाका भी हुआ करता था, जिसे हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग इलाका होता था, जिसमें एडवर्टाइजमेंट किया जाता था। और जिस तरीके से आज प्रवृत्ति है उस वक्त थोड़ा कम रही होगी, दूसरे प्रकार की रही होगी, लेकिन उस प्रवृत्ति के चलते उस जमाने के जो अच्छे फोटो हुआ करते थे उनको फोटोग्राफर वहाँ इसलिए लगाते थे ताकि लोगों को पता चले कि वो कितने अच्छे कलाकार हैं, कितना अच्छा फोटो खींचते हैं। मैं जिन दिनों की बात कर रहा हूँ उन दिनों रघु राय बहुत बड़े हिंदुस्तान के फोटोग्राफर हुआ करते थे, और उनकी फोटो को कलात्मक कहा जाता था। ब्लैक एंड वाइट फोटो जो हुआ करते थे उनके फोटो को कलात्मक माना जाता था, और वो कला की वस्तु कहे जाते थे। हमने देखा कि जो सामने वॉल है उसके ऊपर जिसमें जो फोटो लगाए गए हैं एक कपड़े के ऊपर, उसमें एक ही फोटो के या एक ही व्यक्ति के 3-4 फोटो लगे हुए। सबसे छोटा फोटो, हम लोग तो जो फोटो लेने गए थे वो पासपोर्ट होता, बहुत छोटा सा फोटो, लेकिन जो सबसे छोटा फोटो वहाँ हमने देखा वह था A4 साइज का, उससे बड़ा उससे दुगना, और उससे और बड़ा उससे भी दुगना। माने एक ही किस्म के 3 बहुत बड़े बड़े फोटो, लेकिन उसमें मुद्रा एक ही थी। उस मुद्रा की
मैं जो कल्पना आज कर रहा हूँ वह कल्पना सरल इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपको भी याद होगा कि अभी भी बहुत पुरानी एक जो फिल्में गुरुदत्त की हुआ करती थी, कागज के फूल और उसके अलावा प्यासा प्यासा, जी इनमें गुरुदत्त का साइड पोज हुआ करता था जिसमें गुरुदत्त बड़े दुखी दिखलाई देते थे, जी दुनिया द्वारा मारे गए दिखलाई देते थे। जी ऐसा दिखलाई दे रहे थे कि उनके ऊपर पूरी कयामत आ गई हो। जी और वे दुनिया, गाना भी था जी दुनिया को जला दे जला दो, जला कहाँ है दुनिया, इत्यादि इत्यादि। जी वो वक्त था। जी और ये मुझे आज ताज्जुब लगता है कि ये ऐसा वक्त था कि जब निगेटिविटी को, जी एक दुख को, एक अवसाद को, और जिसका कोई विशेष कारण न रहा हो, जी उसको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया था। लेकिन ये वक्त था जी जब इसका ग्लोरिफिकेशन था जी और लोग उसे पसंद करते थे, और पसंद भी नहीं करते थे उनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला करते थे। हमारे जो फोटोग्राफर महोदय हैं, मैं उनकी तारीफ इसलिए करना चाहता हूँ कामे फोटो वाले, कि उन्होंने जो फोटो लगा के रखे थे वो जीवंतता का फोटो था, जीवन से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ, जी जिसमें मुस्कान थी दुख के बजाय, जिसमें जीवन की आशा थी और जो लाइफ से भरा हुआ, ऐसा फोटो था। और उसकी जो मुद्रा थी वो लगभग वही थी। जिस तरीके से गुरुदत्त का साइड पोस्ट फोटो हुआ करता था, ठीक उसी तरीके का इनका भी फोटो खींचा हुआ। लेकिन जमीन आसमान का फर्क था। एक को देख के आप अवसादी हो सकते थे, दुख में डूब सकते थे, सोचते कि कहाँ दुनिया का क्या हो। दूसरी तरफ एक ऐसा फोटो था जिसको देख के लगता था कि दुनिया जीने लायक है, बढ़िया चीज है। मैं स्कूली छात्र था, मेरे सामने एक बड़ा फ्यूचर था, बचपन था। बचपन में नेचुरली बहुत सारे बच्चे ऐसी चीज़ ही पसंद करते हैं जिसमें प्रसन्नता हो। और मुझे वो फोटो इतना अच्छा लगा कि जब मैं दूसरे दिन अपने छोटे फोटो लेने के लिए फोटो लेने गया, तब मैंने पाया कि फोटोग्राफर महोदय खाली बैठे हुए थे। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि ये जो फोटो है एक ही व्यक्ति का फोटो है, ये है कौन? जी उन्होंने उत्तर दिया कि ये जो फोटो है वो यहाँ एक रॉबर्टसन कॉलेज है, उसके प्रोफेसर हैं। उसे ये भी याद था कि वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। सुनकर मुझे अच्छा लगा। मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। दर्शन शास्त्र मेरे लिए बिल्कुल नया विषय था। मैंने नाम भी नहीं सुना था दर्शन शास्त्र क्या होता है। लेकिन हो सकता है मन के अंतः में कहीं ऐसा लगा हो कि कोई अच्छा विषय ही होता होगा, क्योंकि इतना भव्य व्यक्तित्व का व्यक्ति यदि इस चीज का प्रोफेसर है तो विषय भी अच्छा ही होगा। मैंने सोचा कि मैं भी दर्शन शास्त्र लूंगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप स्टूडियो में अपनी तस्वीर लेने गए तो आपके मन में ये भी उत्सुकता हुई होगी, फोटोग्राफर महोदय से पूछा होगा कि भाई ये जो आपने 3-4 चित्र जिन के लगाए हैं ये कौन है? आप सही पूछ रहे हैं जी। और वो उत्सुकता मेरे मन में बहुत अधिक थी जी। रात भर में सो नहीं पाया जी। दूसरे दिन जब मैंने उससे पूछा जी। फोटोग्राफर से, जी। काम फोटो स्टूडियो के मालिक से, जी। तो उन्होंने बोला कि अरे इनको पहचानते नहीं हो, ये तो आचार्य रजनीश हैं, जी। रॉबर्टसन कॉलेज में पढ़ाते हैं। जी। रॉबर्टसन कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। जी। मैं उन दिनों तक कॉलेज गया ही नहीं था, जी। इसलिए मुझे आइडिया नहीं था जी। कि दर्शन शास्त्र क्या होता है और रजनीश जी क्या है। जी। लेकिन दो चीजें पक्की हो गई जी। उस दिन जी। कि दर्शन शास्त्र निश्चित रूप से कोई अच्छी चीज होती होगी, जी। क्योंकि जिसको पढ़ाने वाला इतना भव्य है जी। तो वो चीज भव्य होगी। जी।
अब एक कोइंसिडेंस की बात मैं आपको बता देना चाहूँगा। जी मेरे दो साथी हुआ करते थे। जी एक का नाम था रामस्वरूप, जो बाद में प्रोफेसर हुए ज्योग्राफी के जी और रिटायर हो गए, अभी भी हैं। जी और दूसरे थे एक जो कि बाद में पुलिस के आईपीएस अधिकारी हुए, उनका नाम था ओम प्रकाश। इन दोनों ने भी फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र लिया था। जी अब उसमें कोइंसिडेंस ये हुआ जी कि ये दोनों तो रॉबर्टसन कॉलेज में इनने एडमिशन ले लिया जी और ये आचार्य रजनीश से पढ़ने भी लगे। जी लेकिन मेरी स्थिति ये नहीं थी कि मैं रॉबर्टसन कॉलेज में एडमिशन लूँ, तो मुझे डीएनजन कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। जी डीएनजन कॉलेज में एडमिशन लिया, दर्शन शास्त्र लिया हुआ था। जी मन में कहीं घुमड़ता रहता था कि रजनीश जी को सुन पाता तो ठीक था। जी बीच बीच में क्या होता था कि ये जो दोनों मित्र हैं, जी शाम को जब मुझसे मिलते तो एक ही बात बताते थे जी कि आज रजनीश जी ने ये चीज़ बतलाई, आज उन्होंने ये बतलाई। जी और हफ्ते के 5 दिन कोई ना कोई नई चीज़ मुझे ऐसा सुनने मिलती जी जो कि मेरे लिए कम से कम उस उम्र में अप्रत्याशित थी जी और जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। जी मैंने उन दोनों से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं रजनीश जी को सुन सकता हूँ। जी उन्होंने कहा कि कॉलेज अलाउ तो नहीं करता है, जी लेकिन रजनीश जी अलाउ करते हैं। उनका ये कहना है कि मेरी बात अगर कोई सुनना चाहे जी तो वो मेरी कक्षा में या जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर उसका हमेशा स्वागत है। मैंने कहा बात बन गई। जब कक्षा के शिक्षक ही अलाउ कर रहे हैं जी। तो धीरे से बैठा जा सकता है। और इस तरीके से मैं डीएनजन कॉलेज में पढ़ते वक्त भी जी 2 बार वहाँ पर पहुँच गया जी और मैंने उनके भाषण सुने। जी भाषण क्या थे? जी जादू था। जी भाषण प्रारंभ होने से अंत तक जी पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। जी लगता ही नहीं था कि इनका भाषण बंद हो जाए। जी बिल्कुल इतनी मीठी आवाज उनकी, जी लगता था कि शहद जो है कान में घुल रही हो। जी आनंद आ गया दोनों बार। अच्छा, एक चीज ये तो आपका मतलब ये हुआ कि आपने आचार्य रजनीश को सबसे पहले तस्वीर के माध्यम से पहचाना और जाना, जी और जो हरिशंकर परसाई थे उनको आपने कैसे जाना? जी उन हरिशंकर परसाई को थोड़े दिनों बाद मैंने जाना। जी, जब आप कॉलेज में आ गए? मैं कॉलेज में आया था। जी 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 जब मैं रॉबर्टसन कॉलेज में आ गया, मतलब पढ़ने के लिए एज ए स्टूडेंट आया, जी उन दिनों क्या था कि ज्ञान के लिए जी अंग्रेजी की पुस्तकें छोटी मोटी जो थी हुआ करती थी, जी वो एक बड़ा माध्यम मानी जाती थी। जी और आज तो जो प्रकाशन का दुनिया का बहुत बड़ा प्रकाशक है पेंगुइन, जी उन दिनों वो छोटी पुस्तकें प्रकाशित किया करता, जी। छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित किया करता था और जो काफ़ी सस्ती होती थी। जी वो इंडियन एडिशन कहलाती थी। जी उन इंडियन एडिशन को एक दुकान में खरीदा जा सकता था जी और वो गंजीपुरा में स्थित थी। जी उस दुकान का नाम था जी मॉडर्न बुक डिपो, सॉरी यूनिवर्सल बुक डिपो। यूनिवर्सल बुक जी डिपो। जी यूनिवर्सल बुक डिपो। जी मॉडर्न बुक डिपो एक अलग अलग दुकान थी जी। जिसमें स्टैंडर्ड बुक्स रखी जाती थी। जी वो एक अलग बात है जी जिससे बाद में मैं परिचित हुआ। जी लेकिन यूनिवर्सल बुक जो डिपो थी जी उसके जो मालिक थे एक मार्क्सिस्ट थे, जी पूरी तौर पर साम्यवादी नेता हुआ करते थे। जी बाकायदे जो रैली वगैरह है उनको किया करते थे जी और उनकी उस प्रकार की ख्याति थी जबलपुर में। जी लेकिन दुकान में उनके पुस्तकें रखी रहती थी और उसको सजा कर रखते थे वो। जी तो जब मैं वहाँ पर उन पुस्तकों के हिसाब से गया जी और कॉलेज की प्राथमिक कक्षाओं में भी था मैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, लेकिन पढ़ने का शौक था। जी तो मैं वहाँ पर एक आदमी को देखा करता था उस दुकान में, उस दुकान में, किताब की दुकान में। किताब की दुकान। जी जी वो अक्सर वहाँ पर रखी हुई ना तो कुर्सी में बैठते थे ना स्टूल में बैठते थे। जी जबकि राय साहब जो दुकान के मालिक थे वो हमेशा कुर्सी में डटे हुए रहते थे, जी चश्मा लगाए हुए कुछ ना कुछ अपना हिसाब किताब किया करते थे। जी और ये जो सज्जन थे जी ये सामान्य तौर पर खड़े हुए रहा करते थे, जी टेबल का सहारा लिए हुए, जी और सामान्य तौर पर वो कुछ सोचते हुए से दिखलाई देते थे।
मैं जितनी बार भी गया जी मैंने देखा कि वो एक गंभीर मुद्रा में खड़े हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं। उन दिनों ये नहीं मालूम था कि ये आगे चल के बहुत बड़े लेखक होने वाले हैं या अभी भी एक इतनी प्रतिष्ठा तो कम से कम प्राप्त कर चुके हैं कि जबलपुर में उनका नाम है। यहाँ पर मैं ये भी बतला दूँ कि मेरे जन्म के 2 साल बाद ही मेरा जन्म जो है 1941 का है और 1943 में परसाई जी ने पहली रचना लिखी थी। तो इस तरीके से वो कई वर्षों से लिख तो रहे थे लेकिन कोई बहुत बड़ी सफलता उनको नहीं मिल रही थी, या ये कह लीजिए कि वो प्रसिद्धि नहीं मिल रही थी। लिखना उन्होंने चालू किया। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि एक पत्रिका निकली या निकल रही थी, मुझे ठीक याद नहीं है। मुझे ये बार याद है कि मैंने वो पत्रिका देखी। उस पत्रिका में एक लेख था परसाई जी का और वो एक आदर्श फिल्म का था उसका। अच्छा, वो पत्रिका कौन सी थी? नई कहानियां। नई कहानियां जी। वो मैंने जब पढ़ी उसको जी, कहीं और कहीं पढ़ा था जी, पत्रिका मुझे इतनी अच्छी लगी जी, कि मैं ये बताना चाहूँगा जी, कि मैंने अपने जीवन में पहली बार जी, मुझे जो जेब खर्च के लिए पैसे मिलते थे जी, उससे पुस्तकें तो मैं खरीद रहा था पहले से, जी, लेकिन पत्रिका मैंने पहली वक्त हिंदी पत्रिका अंग्रेजी पत्रिका भी मैं पहले खरीदता था। जी, नेशनल ज्योग्राफिक में तब भी खरीदता था बुलंदीश जाके, जी। लेकिन हिंदी पत्रिका मैंने पहली बार खरीदी। तो वो पत्रिका भी आपने यूनिवर्सल बुक डिपो से ही खरीदी थी? वहीं से खरीदी? वहीं से खरीदी, वहीं रखी हुई थी जी। लेकिन ये लेख हमने पढ़ा कहीं दूसरी जगह था। जी। जब मैं गया वहां पर तो देखा कि एक किनारे पर वो रखी हुई है। हाँ, हाँ। मैंने उसको खरीदा। जी। जब खरीदा तो परसाई जी ने उसको देखा, थोड़ा उनको लगा एक कम उम्र का लड़का इसको ले जा रहा है जी। और नई कहानी। हाँ, नई कहानी है, लेकिन वो मुस्कुराए और न कुछ बोला नहीं। जी। परसाई जी में एक आदत थी, वो बात बहुत कम करते थे, बहुत ही मितभाषी थे। जी। और वो उन लोगों से बात करते थे जो उनके इनर सर्किल के लोग हुआ करते थे, जो उनके सैद्धांतिक रूप से उनके पक्षधर हुआ करते थे। वो हमेशा लिखते थे सामान्य जीवन पर, लेकिन सामान्य लोगों से कोई वार्ता करने में उन्हें कोई दिलचस्पी उस वक्त भी नहीं थी। खैर मैं उसको ले आया, लेकिन जब मैंने पढ़ी और जब मैंने उसको उनसे जोड़ा तब मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। तो नहीं, तो आप जब पुस्तक की दुकान में जाते थे उस समय तक आप उनको देखा करते थे? लेकिन ये आपको कब पता लगा कि यही हरिशंकर परसाई? ये तो इस पुस्तक इसी कहानी के साथ ही पता लगा कि हरिशंकर परसाई ने लिखा है। और ये जो व्यक्ति खड़े हैं ये हरिशंकर परसाई। उसी पत्रिका के साथ में ये सब चीजें हो गई। जी, मतलब ये एक दूसरे से सब चीजें कड़ी जुड़ गई। हाँ, बिल्कुल जुड़ गई। जी, जी। लेकिन अब एक माने यंग व्यक्ति के नाते, जी, एक एडोलेसेंट लड़के के नाते, जो भी कह लीजिए, जी, अपने को एक इच्छा होने लगती है कि यार इससे मिल पाते अपन थोड़ा सा और अच्छा होता। जी। तो उन दिनों क्या हुआ कि हमारे एक भाई हुआ करते थे, जी, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी हमसे, जी, परसाई जी से भी ज़्यादा थी, लेकिन वो आपके अपने ज़माने के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी पत्नी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। उनको वो भी पेंशन भी मिला करती थी। उनका नाम था देवदत्त तिवारी। जी। उनका बहुत बड़ा परिचय क्षेत्र था। जी। उनके रिश्तेदार भी बहुत थे। जी। आपके होशंगाबाद है, नरसिंहपुर है, यहाँ से सब आते रहते थे। उनमें से एक आध कोई परसाई जी के परिचित रहा होगा या उनका रिश्तेदार रहा होगा, उसे जाना होगा। देवदत्त जी ने कहा चलिए उनके यहाँ चल के, जब अच्छा मैं संडे को उनके पास जाया करता था। मेरी माँ ने जो है मुझे वहाँ जाने के लिए प्रेरित किया था। देवदत्त तिवारी जी के यहाँ? हाँ, देवदत्त जी के, इसलिए ताकि मैं इधर उधर की फालतू संगत में ना पढ़ूं, अच्छे लोगों के बीच में रहूं। और देवदत्त जी का ये था कि सारे बड़े लोगों से, चाहे वो बकरी में जाना हो सेठ जी के यहाँ या परमानंद भाई पटेल के यहाँ जाना हो, या क्या उनकी सब जगह गति थी। बाकी इन लोगों से भी उनका परिचय था। सभी मीडिया के जो बड़े बड़े लोग थे उनसे भी उनका परिचय थे। वो हमारा परिचय कराते रहते थे। तो मतलब उनके माध्यम से आपके जबलपुर के समाज की अलग अलग वर्गों में जान पहचान बढ़ी? केवल पहचान भर नहीं बढ़ी जी, उसके कारण मेरी अच्छी पहचान बढ़ी। अच्छी पहचान बढ़ी जी। जिसके जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा जी,
कि किस तरीके से उससे मैंने कई खत में लाभान्वित भी हुआ। जी तो यहाँ पर मैं इतना ही बतलाना चाहूँगा कि उनके जरिए मैं सबसे पहले परसाई जी के यहाँ पहुँचा जी और मैंने देखा कि परसाई जी वहाँ पर बैठे हुए उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो पहचान थी जी। ये परसाई जी की वास्तविक पहचान नहीं है। जी परसाई जी किसी मायने में भी जी उन अर्थों में सामाजिक आदमी कभी नहीं थे जी कि जिन अर्थों में कि ब्राह्मणों के समुदाय से मिले या पहचान के समुदाय से। जी लेकिन वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेकिन जमाना वो इस प्रकार का था जी कि जिसमें आप कुछ रहे आए जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी लेकिन जो समाज था उस वक्त का जी वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करता था। जी माने परसाई जी के जो परिचित थे जी। बाहर के परिचित, जी वो भले ही परसाई जी बहुत ही साम्यवादी विचार के रहे हों, धर्म में कुछ विश्वास रखते हों, उस सबसे कोई मतलब नहीं। जी वो तो इसलिए भी उनसे मिलते थे कि ये ब्राह्मण है, जी वो इसलिए भी मिलते थे कि ये होशंगाबाद या नरसिंहपुर के जी। हैं, वो इसलिए भी मिलते थे कि ये शिक्षक रहे जी। हैं, वो इसलिए भी मिलते थे कि ये फॉरेस्ट में नौकरी करते रहे जी। हैं। तो ये उस जमाने की विशेषता थी। जी। आज वो विशेषता नहीं है। नहीं है। आज तो मैंने आदमी ने नौकरी अगर छोड़ी जी तो दूसरे दिन उससे कोई मिलने नहीं जाएगा, लोग भुला देते हैं। लोग भुला देते जी। हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो संबंध के सूत्र जो है बने रहते बने थे। रहते थे। उस संबंध सूत्र कारण में भी पहुंच गया। जी जी अच्छा, अब इसी क्रम में जब मैं एक आध दो बार और भी पहुंचा, मैं क्लास भी तब तक आगे पास कर रहा था, जी और एक कोइंसिडेंस ये था कि मैं छात्र के रूप में बहुत ठीक था। जी नेचुरली क्या है कि मेरिट में आता था, वो सब हुआ। तो जो मुझे ले जाते थे लोग या जिनके साथ मैं जाता था, उनको भी कहीं ना कहीं ये अच्छा लगता था कि मैं किसी अच्छे बच्चे के साथ में हाँ जी हाँ ले जा रहा हूँ। जी और वो जब मेरा परिचय कराते थे तो उनको भी अच्छा फील होता था। जी तो ये उस जमाने की एक रीति के हम कह सकते थी जी जो आज नहीं है।